प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस है। ठीक है, अपहिल प्रोसेस का मतलब क्या है आपके पास, जहाँ पे जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो कहाँ से होगी, लो कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होगी। ये स्टडी की हमने, और साथ में हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे। इतनी बात हमने कर ली थी। हमने क्या बोला था कि आपके पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास प्राइमरी एक्टिव और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है, जिसमें से हम बात कर रहे थे आपके पास, एक होता है हमारे पास प्राइमरी एक्टिव और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें से हम किसकी बात कर रहे थे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप का होता है। टी टाइप फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास वी टाइप, थर्ड है एबीसी टाइप। ठीक है, और एक हमने किसकी बात करी थी, एबीसी टाइप, और एक होता है हमारे पास एफ टाइप। ठीक है, यही बात करी थी हमने। यस मैम। जिसमें से हमने पी टाइप की बात कर ली थी कि जो आपके पास पी टाइप है, ठीक है, वहां पे एक तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एटीपी का यूज कर रहे हैं। एटीपी का यूज करके उसको किस में चेंज कर रहे हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज कर रहे हैं। और ये जो मेरे पास फॉस्फेट है, इससे हम क्या करवा रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है उसकी क्या करवा रहे हैं, उसके करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब उसमें हम फॉस्फेट को ऐड करवा रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है और हम अपने मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी लो कंसंट्रेशन से टू लेवल ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन। तो हमने क्या किया, इसकी वजह से हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा दिया किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, जहाँ पे हमें सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा दिया कहाँ से, लो कंसंट्रेशन से टू द लेवल ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। फिर बाद में हमने क्या किया कि पीएच चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो रिलीज हो गया आपके पास सोडियम, फिर से क्या हुई, उसके पास डीफॉस्फोराइलेशन हुई और हमने किसका, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था सोडियम पोटेशियम वाला। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एटीपीएस बोल देते हैं। इतना क्लियर था आपको? यस मैम। ठीक है, और दूसरे हम बात कर रहे थे आपके पास, ये फर्स्ट टाइप था हमारे पास। सेकंड टाइप अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइप मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप में मैंने बात करी थी आपके पास वी टाइप की। वी टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ये दो बात की मैंने। जो वी टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वी है, वी स्टैंड फॉर वैक्यूल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ये वैक्यूल में, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे जो वी है वो वैक्यूल टाइप ऑफ पंप, या फिर वैक्यूल, वी शॉर्ट में, वैक्यूल से हमने वी लिया है तो वी टाइप पंप बोल देते हैं। यहाँ पे हम किसका, ये सिर्फ किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ओनली प्रोटॉन का। ठीक है, H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर डायरेक्ट में क्या लिख सकती हूँ, H पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर की तरह ये काम करता है। ठीक है, ये भी क्या करेगा मेरे पास, ये मेरे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है तो ये भी मेरे पास डायरेक्ट एटीपी का यूज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास डायरेक्ट एटीपी को यूज किया, किसमें चेंज किया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पर यहाँ पे हम फॉस्फोराइलेशन नहीं करवाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, और ये क्या करेगा मेरे पास, लो कंसंट्रेशन पे, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी किसकी, H पॉजिटिव की, उसको मूव करवा देगा हाई कंसंट्रेशन की साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, एटीपी का यूज किया है, और एटीपी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है,
तो ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर की तरह जाना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास वी टाइप ऑफ पंप है वो कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे आपके पास प्रोटॉन क्या करता है, जो मेरे पास H पॉजिटिव है वो मेरे पास किसका इंडिकेटर है, एसिडिटी का इंडिकेटर है। ठीक है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन होगी, अगर H पॉजिटिव कम है तो क्या है, बेसिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करवा देता है। आपके पास वी टाइप जो पंप होता है वो प्रोटॉन की मूवमेंट करवाता है, कहाँ पे, लो कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो मतलब ये क्या करवा रहा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब एसिडिटी को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसी वेसिकल्स में प्रेजेंट होगा जहाँ पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग जिनको बोल देते हैं, तो उनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्लस यहाँ पे जो पीएच रहती है वो क्या रहती है, बेसिकली कम पीएच रहती है। ठीक है, कम पीएच मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंपेरेटिवली हाई होगी। ठीक है, वैसे ही मेरे पास हमने एग्जाम्पल पढ़ा था आपके पास किसका, एक तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन हो गई, एंडोसोम्स हो गया हमारे पास, या फिर जिनको हम क्या बोल देते हैं, एंडोसिटिक वेसिकल। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगा, या फिर मेरे पास क्या हो गया, वैक्यूल हो गया प्लांट के केस में, वैक्यूल, तो वहां पे भी कैसी कंडीशन होती है, वहां पे भी एसिडिक कंडीशन होती है, मतलब H पॉजिटिव वहां पे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जहां पे भी मेरे पास एसिडिक वेसिकल्स होंगी, ठीक है, तो एसिडिक वेसिकल्स में मेनली कौन से टाइप का पंप होता है, वी टाइप का पंप होता है। क्लियर है, इतना हमने कर लिया था। यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये मान लो ये है मेरी प्लांट की सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या है, ये मेरे पास प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है वैक्यूल। ठीक है, बहुत बड़ा, ये जो पूरा जो सर्कल बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूल को। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वी टाइप ऑफ जो आपके पास पंप है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो इसमें हमने क्या बोला कि जो आपके पास, अब देखो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, किसकी मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। बाहर सेल की बात नहीं करेंगे, बाहर मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे बोलने का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको मैं क्या बोलूंगी, सेल वॉल बोलूंगी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, टोनोप्लास्ट की ही बात कर रही हूँ, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होंगे आपके पास, वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे कौन सा प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन पंपिंग। ठीक है, हाइड्रोजन पंपिंग प्रोटीन मतलब वी टाइप ऑफ पंप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो वी टाइप ऑफ पंप है वो क्या करेगा, तो देखो ये जो मेरी सेल है, ठीक है, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है जहाँ पे मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो H पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास प्रोटॉन होंगे, ठीक है, मतलब जो मेरे पास वी टाइप ऑफ पंप होगा वो क्या करेगा, ATP का यूज करके, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और क्या करेगा, H पॉजिटिव को लो कंसंट्रेशन से कहाँ मूव कर देगा, हायर कंसंट्रेशन में, वैक्यूल के अंदर मूव कर देगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो आपके पास हमने क्या बोला इसको, ये आपके पास क्या होता है, वी टाइप ऑफ पंप आपको जैसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन है या फिर जो भी आपके पास एंडोवेसिकल्स है, ऐसी वेसिकल जिनमें क्या होती है एसिडिक कंडीशन होती है, उनकी मेम्ब्रेन पे कौन सा पंप प्रेजेंट होता है, वी टाइप ऑफ पंप। और वो भी क्या करता है, डायरेक्ट एटीपी का यूज करके हमारे पास क्या करता है, लो कंसंट्रेशन से प्रोटॉन को मूव करवा देता है उसकी हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ प्रोटॉन एंटीपोर्ट। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थी। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको एक और चीज, दैट इज द प्रोटॉन एंटीपोर्ट। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, एंटीपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एंटी मतलब डिफरेंट, ठीक है, या फिर अपोजिट बोल सकते हो आप, डिफरेंट या फिर अपोजिट, जो एक दूसरे के एंटी है मतलब अपोजिट है। ठीक है, और पोर्ट मतलब डायरेक्शन। ठीक है, जब किसी चीज की मूवमेंट क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, प्रोटॉन एंटीपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी किसकी, प्रोटॉन एंटीपोर्ट प्रोटीन की। ठीक है, ऐसी प्रोटीन जो क्या कर रही हैं, प्रोटॉन की मूवमेंट के साथ साथ किसी और मॉलिक्यूल को भी क्या करवा रही हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एंटीपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास स्ट्रोनोप्लास्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऐसे 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास सोडियम एंड प्रोटॉन H पॉजिटिव वाला। ठीक है, एक्सचेंजर, मतलब यहाँ पे ये जो पंप है वो क्या करता है, सोडियम और H पॉजिटिव का एक्सचेंजर है। ठीक है, एक्सचेंजर कैसे, और एक्सचेंज कैसा करता है, एंटीपोर्ट है। मतलब ये जो प्रोटीन है वो क्या करती है, वो अब उल्टा काम करती है। ठीक है, उल्टा काम क्या करती है आपके पास, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मेरे पास वी टाइप था, ये वाला, ये जो मैंने बनाया। ठीक है, ये जो मेरे पास वी टाइप पंप था वो क्या कर रहा था, जो H पॉजिटिव, जहाँ पे H पॉजिटिव कम है उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, एटीपी का यूज करके लो कंसंट्रेशन से मूव करवा रहा था हायर कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब जो हमारे पास जो एंटीपोर्ट होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब देखो जहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वहां से क्या होगी, मूवमेंट इजीली हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा है, जो आपके पास सिंपल डिफ्यूजन भी होता है तो उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट इजीली हो जाती है आपके पास हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, होता है ना ऐसा। Yes. कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो जहाँ पे वो हायर कंसंट्रेशन में है तो वो अपने आप ही डिफ्यूज कर जाता है लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन में है, तो अपने थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं, सेमी परमिएबल है, तो थोड़ा थोड़ा क्या कर जाएगा, वो अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में। इसके साथ ही आपके पास क्या होता है, जो एंटीपोर्ट होता है वो क्या करता है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवा देता है ल्यूमन में। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब देखो ये क्यों हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट, कि एक के जाने की वजह से दूसरा अपने आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहाँ पे, ल्यूमन में ज्यादा होगी थी, प्लांट का जो वैक्यूल है, ठीक है, प्लांट वैक्यूल का जो ये जो बीच वाला ल्यूमन है, बीच वाला जो स्पेस है, वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। अब ये जो कंसंट्रेशन ज्यादा हुई वो किसकी वजह से हुई, वो हुई मेरे पास वी टाइप से। ठीक है, वी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये क्या कर रहा है, एटीपी का यूज करके मेरे को क्या दे रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है उससे क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को जहाँ पे वो कम है उसको ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा है जहाँ पे वो ऑलरेडी ज्यादा है, और ल्यूमन में क्या कर रहा है, एसिडिटी कर दे रहा है, H पॉजिटिव बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा होगी तो सिंपली वो क्या होने लग गया, डिफ्यूज होने लग गया नॉर्मली सेल के बाहर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब जैसे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में आपके पास, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिवली सेम चार्ज मॉलिक्यूल क्या कर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, इसको हम बोल देते हैं एंटीपोर्ट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज एंटीपोर्ट। ठीक है, तो सिंपल क्या हो रहा है आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इसको हम क्या बोल देंगे, एंटीपोर्ट बोल देंगे। क्लियर है? ठीक है,
वैसे ही आपके पास क्या होता है, ऐसे टोनोप्लास्ट में एक होता है आपके पास हाइड्रोजन कैल्शियम एंटीपोड। अब ये क्या करता है, जो आपके पास H पॉजिटिव है वो क्या जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास किसका एग्जांपल नहीं है, जो एंटीपोड होते हैं ना, 3 एंटीपोड बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। अब ये जो एंटीपोड है वो किसका, V टाइप का एग्जाम्पल नहीं है ये मैं क्या समझा रही हूँ आपके पास कि मेरे पास जो मेम्ब्रेन है, मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ V टाइप का ही ट्रांसपोर्ट हो, उसमें और भी एक्सचेंजर होंगे V टाइप के ट्रांसपोर्ट के अलावा। समझ आई बात? यस मैम। सिंगल मेम्ब्रेन में V टाइप ट्रांसपोर्ट अपना काम कर रहा है, सोडियम और जो पोटेशियम एंटीपोर्ट है वो अपना काम करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट अपना काम करेगा, ठीक है, सुक्रोज हाइड्रोजन एंटीपोर्ट अपना काम करेगा। मतलब एक मेम्ब्रेन में एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, पर सबका काम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। एंटीपोर्ट क्या है, V टाइप नहीं है, यहाँ पे हम किसी भी एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, और मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में नहीं हो रही है, एंटीपोर्ट हो रही है कि जो हाई है वो नीचे वाली डायरेक्शन में अपने आप ही आ जा रहा है। तो ये मेरे पास क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल होगा, ये एंटीपोर्ट का एग्जांपल है। ये जो आपके पास एंटीपोर्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल की तरह समझ सकते हो, ये मेरे पास V टाइप का एग्जांपल नहीं है। समझ आई बात है? मैम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो H पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा अंदर ना हो जाए, तो ये बैलेंस भी हो रहा है एक टाइप से। हाँ वही हो रहा है, बफर जो आपके पास ये होता है ना, जैसे सोडियम है वो एक तो एक्सचेंजर की तरह इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो जो बफर होते हैं वो एसिडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज्यादा ही है मेरे उसमें। देखो ये जो काम है ना वो साइक्लिक वे में हो रहा है। देखो आप यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव इकट्ठा करते जा रहे हैं, अब ज्यादा हो रहा है वो बाहर ल्यूमन में आ रहा है, अब ल्यूमन में ज्यादा ना हो जाए वो फिर से कहाँ चला जाएगा, इसका एनर्जी का यूज करके हम फिर से उसको ल्यूमन में लेके आएंगे, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। समझ आई बात? यस मैम। मतलब हमारी जो सेल है ना उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा H पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, उसको आपके पास वैक्यूल गेन कर लेगा। अब वैक्यूल में ज्यादा हो जाएगा, अब जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो देखो हमारी मेम्ब्रेन कैसी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसको हमने टोनोप्लास्ट बोला वो क्या है इसकी, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो ये भी क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब थोड़ा बहुत सिंपल डिफ्यूजन ये भी करेगी, ठीक है। तो ये एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास चीजें हैं। अब देखो आपको मैं ये इसलिए दोनों को साथ में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है तो उसमें ये होता है कि अब हम क्या सोच लेते हैं कि आपके पास अगर V टाइप है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करना चाहिए था, है ना, ऐसा आ जाता है ना, बट ऐसा नहीं है, ये मेरे पास V टाइप में नहीं आ रहा है, ये याद रखना है हमने बस कि मेरे पास एंटीपोर्ट V टाइप का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एंटीपोर्ट बस क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में टू मेंटेन द pH लेवल। pH लेवल को मेंटेन करने के लिए साइटोसोल में pH क्या रहे, मेंटेन्ड रहे, इसलिए क्या हो रही है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे V टाइप, यहाँ पे हम ATP का यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही होता है प्रोटॉन और कैल्शियम एंटीपोर्ट, जो क्या करेगा, कैल्शियम को ल्यूमन में भेजेगा और H पॉजिटिव को साइटोप्लाज्म में भेजेगा, ठीक है। और थर्ड होता है हमारे पास प्रोटॉन H पॉजिटिव प्लस सुक्रोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सेसिव सुक्रोज को ल्यूमन में भेजेगा और H पॉजिटिव उससे क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, टू मेंटेन द pH, ताकि हमारे पास क्या है, जो हमारा साइटोसोल है, ठीक है, साइटोसोल का जो pH हो 7.5 तक मेंटेन रहे, मतलब ये ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। कौन चीज एसिडिक नहीं हो जाए, किसका ध्यान रखेंगे हम, साइटोप्लाज्म वाले का, ठीक है। साइटोसोल का ध्यान रखेंगे हम कि हमारे सेल का जो साइटोसोल है वो एसिडिक ना हो जाए। जबकि आपके पास हम किसका ध्यान नहीं रखेंगे, ल्यूमन का नहीं रखेंगे, क्योंकि ल्यूमन में हमें क्या करना होता है, ल्यूमन आपके पास एसिडिटी उसमें ज्यादा ही होती है कंपेरेटिवली। तो ये जो कंडीशन चल रही है, अब देखो आपके पास यहाँ पे देखो, अगर H पॉजिटिव नहीं आएगा तो मेरे पास जो साइटोसोल है उसकी pH क्या हो जाएगी, और नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर देखो सारा मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर सारा H पॉजिटिव
कहाँ जा रहा है, मान लो ये सारा H पॉजिटिव है, वो कहाँ जा रहा है, एटीपी का यूज कर करके हम उसको ल्यूमन में डाल रहे हैं सारे H पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे तो H पॉजिटिव बहुत ही कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि कितना पहुंच सकता है ये 12, 13 या 14 तक पहुंच सकता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो यहाँ पे ऑर्गेनेलिज होंगे वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हमारी बॉडी में आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक पीएच पे सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, है ना। Yes, उस चीज के लिए, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कि साइटोसोल में मेरे पास क्या रहे, पीएच मेंटेन रहे, तो क्या होता है, तो ये कंडीशन बनती है आपके पास। क्लियर है, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास। अभी तक हमने क्या पढ़े, 2 पढ़े, ठीक है। एक पी क्लास पंप पढ़ा, ठीक है, ये पी टाइप भी बोल सकते हो, दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। एक हमने क्या पढ़ा, एक पी टाइप पढ़ा, एक हमने पढ़ा वी टाइप, 2 ही पढ़े अभी तक, ठीक है। और देखो पी टाइप में हमने क्या पढ़ा, अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लोकेशन लिख देती हूँ मैं, लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करूं तो जो हमारा पी टाइप होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। फंगी के पास होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। और सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ आपके पास, देखो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, प्लाज्मा, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स में जो प्रेजेंट होता है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्टर, ठीक है, वो होता है हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप, ये हमने पढ़ा अभी। ये पी टाइप में हमने सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ा है, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, एटीपीएस बोल देते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, पी टाइप की बात करूं, जो किसमें बोला मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, फंजाई, पर यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया भी बोला, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में कौन सा प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव पंप होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में कौन सा होगा, यूकैरियोट्स में होगा सोडियम पोटाशियम पंप, और वैसा ही सेम काम करेगा किसमें, बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट्स में कौन काम करेगा, H पॉजिटिव पंप काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। यस। इसके अलावा दूसरा पी टाइप में हम एग्जांपल पढ़ते हैं आपके पास कि जो ऑल प्रोकैरियोट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऑफ ऑल यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हमने किसका एग्जांपल पढ़ा, सेल्स हैविंग कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप करवाया था ना मैंने, ठीक है, कैल्शियम पंप, ये भी मेरे पास किसका एग्जांपल है, पी टाइप का एग्जांपल है। इसमें भी क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। वहीं पे थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन इन मसल सेल, मसल सेल, वहां पे भी कौन सा पंप प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पंप प्रेजेंट होता है। और इन सब में क्या होती है, देखो इन सब की खासियत क्या है कि किसमें आते हैं, ये पी टाइप पंप में, पी क्लास में आते हैं। मतलब क्या होगा, सब में हम एटीपी का यूज करेंगे। देखो 2 चीजें इनमें सब में कॉमन है, सब में हम किसका यूज करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे, ठीक है। अब जब हमने एटीपी का यूज किया, देखो जब हमने क्या किया, यहाँ पे एटीपी का यूज किया तो हमें 2 चीजें मिल गई, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसमें मैंने स्टार लगाया, इस फॉस्फेट का यूज कर लेंगे किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास पी टाइप पंप में। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, वी टाइप की, ठीक है। तो वी टाइप हमने कहाँ पे पढ़ा, लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमने क्या बोला, जो आपके पास वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल या वैक्यूलर, ठीक है, हमारे जो टोनोप्लास्ट वगैरह है, ठीक है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, किसमें होगा, इन प्लांट्स में होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। ईस्ट क्या हमारे पास, फंजाई, ठीक है, एंड अदर फंजाई लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एंड फंजाई में प्रेजेंट होगा डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या है आपके पास, ये प्रेजेंट होगा
एंडोसोल मतलब एंडोसिटिक जो वेसिकल होती हैं, ठीक है, एंडोसोमल वेसिकल, ठीक है, एंड लाइसोसोमल लेयर, ठीक है, लाइसोसोम के पास, क्योंकि वो भी कैसे होती हैं, एसिडिक होती हैं, ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, ठीक है। इनमें भी क्या कौन सा प्रेजेंट होता है, इनमें भी आपके पास हमारे पास जो पंप मिलता है वो कैसा मिलता है, वी टाइप। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, जो हमारी बॉडी की कैसी सेल्स होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, एंड सम किडनी ट्यूब्यूल सेल, ठीक है। वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें वी टाइप पंप मिलता है, और जो वी टाइप पंप होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, ओनली प्रोटीन का, H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करवाता है, और H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करवाता है तो आपके पास क्या करेगा वो, मतलब जो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट समझते हो आप, देखो ओस्टियो का मतलब क्या होता है हमारे पास, ओस्टियो मतलब बोन से, ठीक है, क्लास्ट मतलब ब्रेक करना। अब देखो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है, बोन, हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, देखो जो हमारी बोन की सेल्स होती है ना उनको हम बोल देते हैं ओस्टियो वर्ड ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, किसको बोलते हैं हम, साइट मतलब सेल, ओस्टियो मतलब बोन, ठीक है, जो बोन की सेल होती है उनको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। अब जो हमारे पास ओस्टियोसाइट्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है मेरे पास ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और एक होती है मेरे पास ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में क्या डिफरेंस है मेरे पास, ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, मान लो मेरे पास जो बोन है, जो बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस को कहाँ पे डिपॉजिट करेंगी, बोन में डिपॉजिट करेंगी, मतलब कैल्शियम है ब्लड में, वहां से एब्जॉर्ब करेंगे कैल्शियम, और बोन फॉर्मेशन में जो सेल्स हेल्प करती हैं, तो ये क्या करती हैं, बोन की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और जो मेरे पास ओस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, मान लो ये मेरे पास बोन है, ठीक है, तो बोन में से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको क्या करती हैं, ये ब्रेक करती हैं, ठीक है, और बोन को प्रॉपर शेप में रखने का काम करती हैं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ताकि उनमें एक्स्ट्रा कैल्शियम या फॉस्फेट डिपॉजिट ना हो जाए। तो कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करने का काम कौन करता है, ओस्टियोक्लास्ट करती हैं, और कैल्शियम एब्जॉर्ब करके बोन फॉर्मेशन करने में कौन काम करता है, तो वो करती हैं ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये कैल्शियम डिसोल्यूशन में हेल्प करती है। इतनी बात समझ आई? लेकिन मैम दोनों ही हेल्पफुल हुए ना, दोनों ही प्रोसेसेस, हाँ, दोनों ही प्रोसेसेस हमारे लिए हेल्प, जैसे मेनली हम ऑस्टियोक्लास्ट को ब्रेक डाउन बोल देते हैं कैल्शियम का, पर एग्जैक्ट नहीं समझते कि क्या हो रहा है। हाँ, तो दोनों ही यूजफुल, हाँ वो भी करेंगे। अब देखो हमारी जो बोन्स होती है उनकी प्रॉपर शेप भी तो मेंटेन होनी चाहिए, मतलब वो इरेगुलर टाइप में, इसलिए हमारे लिए दोनों, जैसे अगर मैं बोलूँ ओस्टियोक्लास्ट तो हमारे लिए बुरी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है हमारी बॉडी ने खुद फॉर्म करी है, उसको पता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स है उनको कौन सी शेप देनी है, तो कौन सी बोन कौन सी शेप में रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं वो टाइम टू टाइम कैल्शियम रिलीज करती हैं, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो उसमें कैल्शियम डिसोल्यूशन में हमारी बॉडी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम डिसोल्यूशन कौन करवाता है, ऑस्टियोक्लास्ट करवाती हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? तो किसमें मैंने स्पेशली यहाँ पे किसमें बोला, ओस्टियोक्लास्ट में, जो क्या करेगा, कैल्शियम की डिसोल्यूशन करवाएगा। उनकी जो मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, या सिंपल बोल सकती हूँ मैं वी क्लास प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन इसलिए बताई क्योंकि क्वेश्चन आता है लोकेशन के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा होता है। दोनों क्लियर है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं एफ टाइप के ऊपर। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड है मेरे पास, कौन सा लिखा है मैंने, एबीसी या एफ टाइप, ठीक है, एबीसी लिखा है, तो पहले हम एबीसी को डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास एबीसी ट्रांसपोर्टर की, एबीसी ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एबीसी स्टैंड फॉर ए से एटीपी, ठीक है, बी से बाइंडिंग, ठीक है, और सी से कैसेट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ठीक है, ट्रांसपोर्टर। तो सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है एटीपी बाइंडिंग है, तो इसमें हम क्या करवाएंगे, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उसको तोड़ देंगे हम, ठीक है, लाइसिस करवाएंगे, ठीक है। साथ में ये भी क्या करेगा, ये भी किसका यूज कर रहा है, एटीपी का यूज कर रहा है, तो मतलब कैसे प्रोसेस करेगा, ये भी अप हील करेगा, मूवमेंट करवाएगा पार्टिकल की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, अप हिल ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी क्या खासियत है, जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने वी टाइप में पढ़ा कि वो सिर्फ ओनली प्रोटॉन H पॉजिटिव का ही मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। जबकि हमने पी टाइप में पढ़ा कि वो किसकी करवाता है, सोडियम पोटेशियम की करवा देता है, कैल्शियम की करवा देता है, थोड़ा बहुत H पॉजिटिव की भी करवा देता है, ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरी की करवा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं एबीसी ट्रांसपोर्टर की बात करूं तो ये क्या है आपके पास, A to Z जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, तो सिंपल इसको मैं लिखती हूँ आपके पास कि A to Z मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबका ट्रांसपोर्ट करवा सकता है ये, ठीक है। तो वाइड वैरायटी की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एबीसी कैसेट, ठीक है, तो के बारे में लिख रहे हैं हम, दे कैन ट्रांसपोर्ट a wide range of molecule, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करवा सकता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। जैसे किसको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, कोई भी बायो मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी होगा इसके अलावा भी, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देती हूँ मैं। तो वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करवा सकता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, ठीक है। अब जो हमारे पास एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, इसमें कितने हेलिक्स होते हैं, इसमें होते हैं 12 अल्फा हेलिक्स। मतलब अगर मैं जनरली बात करूं तो ये 12 टाइम क्या करता है, हमारी जो मेम्ब्रेन है उसको स्पैन करता है, ठीक है, उसको स्पैनिंग कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो मतलब इसमें अल्फा हेलिक्स कितने बनेंगे, 12 अल्फा हेलिक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास MDR1, ठीक है। MDR1 की फुल फॉर्म होगी मेरे पास मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपके पास MDR है, ठीक है, वो आपके पास जो हमारी लंग है, ठीक है, लंग में जब कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो जो लंग कैंसर सेल होते हैं उनमें कौन प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास किसी पर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसको क्या है, कैंसर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या दे रहे हैं उसको, मल्टीपल कीमोथेरेपी चली है, उसको मल्टीपल दवाइयां दे रहे हैं, पर वो उसका जो सिस्टम है, ठीक है, उसका जो लंग है, लंग्स के जो सेल हैं जो कैंसर बना रहे हैं, वो ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया, मतलब उन पे ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। समझ आई बात है। तो जो MDR है वो किसमें बात करें हम, लंग कैंसर सेल पे प्रेजेंट होता है MDR, ठीक है। अब लंग MDR कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लंग के जो कैंसर सेल हैं, ठीक है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, MDR प्रेजेंट है, MDR1 प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो MDR1 है वो क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्या है ये, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं आपके पास, तो मैं इसको डायग्राम बना देती हूँ, मैं यहाँ पे सेल बनाती हूँ मैं, ठीक है। देखो कैंसर आपको पता ही है कि क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ
सेल इज नोन एज अ कैंसर। ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा है, कोई भी सेल है, ठीक है, हमारी सेल्स में ना, हमारी मान लो मेरे पास ये मैं पेट्री डिश बना देती हूँ, ठीक है, 2 पेट्री डिश बना देती हूँ मैं, ठीक है। एक है मेरे पास जिसमें क्या होंगे, मेरे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है, मैंने नॉर्मल सैंपल लिया, आपके पास ये नॉर्मल सेल है, सेल लिखा है ना, सेल है, ठीक है। और एक साइड में मैंने बना दी कैंसरस, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, कैंसर सेल बना दी, ठीक है। अब देखो, अगर नॉर्मल कोई सेल है तो क्या होता है, हमारी सेल्स में ना क्या होती है, इनिबिशन, मतलब कॉन्टेक्ट इनिबिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल है, ये सेल क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे भी सेल्स हैं, वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, यहाँ से भी ग्रोथ कर रही है, यहाँ से भी, मतलब मल्टीप्लाई कर रही है और क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब जब 2 सेल, देखो यहाँ पे ये कर रही है, अब जब 2 सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, कांटेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। जब 2 सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ग्रोथ स्टॉप कर देती हैं, मतलब उनमें क्या हो जाता है, इनिबिशन हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ इनिबिशन हो जाता है। तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, कांटेक्ट इनिबिशन कैपेसिटी होती है, कि जब आपके पास क्या होगी, ज्यादा सेल्स आ गई तो वो क्या शो करेंगी, कांटेक्ट इनिबिशन शो करेंगी। जबकि अगर मैं कैंसर सेल की बात करूं तो वो क्या करती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, मतलब यहाँ से भी डिवाइड कर रही है सेल, यहाँ से भी कर रही है, यहाँ से भी, ठीक है। अब जब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गई तो नेचुरली इनको क्या होना चाहिए था, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देना चाहिए था, पर ये क्या करेंगी, कॉन्टिन्यूटी में बढ़ती ही जाएंगी वहां पे। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही है, और यहाँ पे इन्होंने किसकी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, कैंसर सेल में क्या होती है, लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, इनमें क्या खत्म हो गया है, कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया, ठीक है। और जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं, डिवाइडिंग सेल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में काफी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और जितना भी आपके पास ग्लूकोज है उसको ये क्या करती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, एब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी की सेल्स होती हैं ना उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो डेड होने लग जाती है, मतलब उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ये होता है, इनके पास क्या होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है, और इनके पास कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड करके क्या बना देंगे, एक बहुत ज्यादा मास बना देंगे, अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ करके, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर करके ये क्या कर देंगी, बहुत ज्यादा आपके पास सेल की क्या करवा देगी, ग्रोथ करवा देगी, ठीक है। दूसरा क्या है, मेरे पास नॉर्मल सेल क्या करती है, जब उसकी एज हो जाती है तो वहां पे शो करती है एपोप्टोसिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अब देखो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या है, कि जब मेरी सेल की एज हो चुकी है तब वो क्या कर जाएगी, डेड हो जाएगी, इसको और क्या बोल देते हैं, एपोप्टोसिस, यहाँ पे लिख देती हूँ एपोप्टोसिस, ठीक है। कि जब उसकी उम्र हो गई है, मतलब जब उसके पास क्या है, काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होती है, उसकी सेल डेथ हो जाती है, नेचुरल प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बट यहाँ पे क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होती है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग रहती है। ये आपके पास नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले ली, कैंसर सेल ले ली, इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कैंसर सेल की बात कर रही हूँ, कोई लंग कैंसर सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, लंग का पेशेंट था, जिसको क्या था, लंग्स कैंसर था, तो हमने उसको क्या दी, कीमोथेरेपी शुरू कर दी, हमने उसको दे दी दवाई, ठीक है। अब इसको हमने दवाई दी तो इसका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या होगी, अब इसने दवाई खाई तो ब्लड में क्या होगी, मेरे पास ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, जो ड्रग है उसकी कैसी होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी ब्लड में, है ना, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये ड्रग है, उसकी क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखो, जो लंग्स की मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो गया है, उसमें आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है MDR, ठीक है, MDR1 प्रेजेंट है, ठीक है, जो MDR1 है ये प्रेजेंट है, तो ये क्या है मेरे पास, ये है MDR1,
ठीक है। अब ये जो MDR1 है वो क्या कर रही है, अब देखो ड्रग की मूवमेंट कहाँ पे होनी चाहिए थी, हायर कंसंट्रेशन से ड्रग कहाँ मूव कर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में, क्योंकि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है, इस सेल का, कैंसर सेल का ये साइटोप्लाज्म है, तो इसमें ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, कम कंसंट्रेशन है। तो आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, SD लिख दिया मैंने, सिंपल डिफ्यूजन से पार्टिकल्स ड्रग के, जो ड्रग है वो क्या, जो डिसॉल्व ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाएगी कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन पे। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे MDR1 क्या कर रहा है, हमने क्या बोला, जो MDR1 है वो क्या है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। वो क्या कर रहा है, मेरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है, मतलब मेरे सेल को इसको ड्रग को कंज्यूम ही नहीं करने दे रहा है, ये उल्टा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ATP का यूज कर रहा है यहाँ पे SDR, ठीक है। किसका यूज कर रहा है, ATP का, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का यूज कर रहा है, उसको किस में चेंज कर रहा है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में चेंज कर रहा है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये जो ड्रग आई है, ठीक है, जिसकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन यहाँ पे आई है सिंपल डिफ्यूजन से, उसको ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा है वो बाहर को, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रही है, अब ड्रग कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई, बाहर ट्रांसपोर्ट हो गई, मतलब क्या है, अब मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंट बन गई जो सेल है। क्यों बन गई रेजिस्टेंट, क्योंकि जो MDR1 है वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म से ड्रग को बाहर निकाल दे रहा है, तो सेल के ऊपर मेरी ड्रग का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है मेरे पास, ये है मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, ये मेरे पास ABC ट्रांसपोर्टर का, जो क्या कर रहा है, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है आपके पास, बेसिकली मूवमेंट करवा रहा है। देखो यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, ATP का यूज हो रहा है। किसका एग्जाम्पल है ये, ABC ट्रांसपोर्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, ATP का यूज हो रहा है, ठीक है। साथ में ये क्या कर रहा है, ATP के साथ कौन बाइंड कर जा रहा है, ये किसको बाइंड कर ले, ATP बाइंडिंग कैसेट बोला है इसको। ये जो ड्रग है, ठीक है, वो ATP के साथ किसको बाइंड कर ले रहा है, इसको बाइंड कर ले रहा है मेरे पास जो भी ड्रग है, ठीक है। और उसको क्या करवा दे रहा है, उसको हाइड्रोलिसिस करवा रहा है ATP की, मतलब ATP को तोड़ रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में जो एनर्जी मिल रही है उससे ड्रग को साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल दे रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, ATP बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर बोल दिया, ठीक है। तो ये मूवमेंट कहाँ पे करवा रहा है, ये भी मूवमेंट करवा रहा है लो कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब क्या करवा रहा है, अप हिल ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। समझ आई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट हम आपके पास एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द CFTR, ठीक है। वो मेरे पास किसका एग्जांपल है, CFTR, ठीक है। जो CFTR है वो क्या करता है, आपके पास क्लोराइड चैनल की तरह काम करता है, ठीक है। CFTR की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडक्टेंस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, कंडक्टेंस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ठीक है। देखो इसको, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये मेरे पास एक्सोप्लाज्म हो गया, बाहर वाला एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अंदर वाली साइड पे हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो मेरे पास ये है CFTR, वो क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ऐसे ऐसे मेरे पास क्या है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास CFTR है, ठीक है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो किसको, क्लोराइड आयन का शिफ्ट करवाती है,
ठीक है। और सी मेरी मेम्ब्रेन को क्या करती है, 6 टाइम्स स्पैन करती है, मतलब इसमें कितने अल्फा हेलिक्स होंगे, 6 होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली ये करती है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे किसके साथ बाइंड कर जाएगी, ये मेरे पास बाइंड कर जाएगी, 1 मिनट वेट करना। हेलो, हाँ जी, क्या नोड़ा? क्लास लग रही मेरे पे। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर करके तेरे मेरी गायरा तो बाहर गो मेरी हैं? मेरी गायरा तो ओरे परे को मेरी बड़ी भारी शेरनी बनी थी। हाँ तो यहाँ से रज्जरा रहो 5-7 रोज से। हाँ ठीक ठीक है। हेलो, यस मैम। तो यहाँ पे मेरे पास जो CFTR है वो क्या करता है, 6 टाइम हमारी मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्पैन करता है। और जो CFTR है वो क्या करता है, क्लोराइड चैनल की तरह एक्ट करता है, मतलब क्लोराइड को क्या करवाता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1 और 2, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास क्या है, CFTR है, इसमें क्या है, ये वाला ऊपर वाला है एक, ये जो पूरा बना, ये क्या है मेरे पास ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन कर रहा है, डोमेन 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, इसको हम क्या बोल देते हैं, NBD1, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। देखो मेरे पास अगर मैं ATP की बात करूँ ना, ठीक है, ATP क्या है, ठीक है, ATP क्या है, ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास ATP भी मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, हाई, ये भी मेरे पास हाई एनर्जी केमिकल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखो, आप न्यूक्लियोटाइड समझते हो ना, यस मैम। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मेरे पास, देखो ये मेरे पास क्या है, राइबोज है, राइबोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास क्या है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे A अटैच है, A स्टैंड फॉर एडिन, आपको पता है ना हमारी जो बॉडी है, मतलब हमारा जो DNA है, उसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, AG से याद रख सकते हो, एडेनिन, और दूसरा होता है हमारे पास ग्वानिन, ठीक है। और पायरिमिडिन हमारे पास 3 होते हैं, कट से याद रख सकते हो आप, ठीक है। एक होता है साइटोसिन, एक होता है आपके पास यूरेसिल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास थाइमिन, ठीक है। यूरेसिल इन केस ऑफ RNA होगा और थाइमिन इन केस ऑफ DNA होगा, इन केस ऑफ DNA होगा। तो इसको मैं साफ लिखती हूँ, ये हो गया मेरे पास यूरेसिल, ठीक है। अब देखो जब मैं किसकी बात करती हूँ, एडिनोसिन की बात करती हूँ, ATP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो कैसे बना मेरे पास एडिनोसिन, जब मेरे पास राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, वो है एडिनिन,
क्या प्यूरिन है मतलब, ठीक है। ये मेरे पास हो गई राइबोज शुगर, यहाँ पे मेरे पास एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब जब मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडिनोसाइड, ठीक है। यहाँ पे साइड, अब यहाँ पे जैसे आपके पास आपने पढ़ा होगा फॉस्फोसाइड और फॉस्फोटाइड, समझ आ रही है आपको बात? यस मैम। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। एक आपने साइड पढ़ा है और एक आपने पढ़ा है टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना तो इसको हम बोलेंगे एडिनोसाइड, ठीक है। अब जब इसके साथ क्या लग जाएगा, फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ये मेरे पास ऐसे क्या बोल सकती हूँ मैं इसको मैं, ये तो एडिनिन लगाया तो मैंने क्या बोल दिया, इसको एडिनोसाइड बोल दिया। इसके अलावा मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसको ये मेरे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ पूरी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, तब मैं इसको क्या बोलूंगी, तब मैं इसको बोलूंगी न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड तब तक बोलेंगे हम जब तक क्या है, एक मिनट वेट करना। हाँ जी, सिंपल मैसेज कितना की, अच्छा 5443 53, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लोकेशन बोली, वो मैं बोली न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, मतलब ऐसा डोमेन जहाँ पे क्या अटैच होगा, न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। अब न्यूक्लियोटाइड आपके पास एटीपी भी क्या है एक, जब ट्राइफॉस्फेट बोला ना, 3 फॉस्फेट जुड़ गए, तो ये भी मेरे पास क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है एक। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, इसके पास भी क्या होगा, एक शुगर होगी राइबोज शुगर, इसके साथ अटैच है वो क्या है, एडेनिन अटैच है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, एडिनोसिन है। क्यों बोला एडिनोसिन? क्योंकि इसके साथ जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा अटैच है, एडेनिन, इसलिए क्या बोल दिया इसको एडिनोसिन ट्राई, मतलब 3 फॉस्फेट अटैच होंगे, तो मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास क्या होगा, राइबोज नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राइबोज शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेस है प्लस मेरे पास क्या है, फॉस्फेट, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जब आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो सिर्फ इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस डोमेन के पास क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है, मतलब किसको अटैच कर सकती है, ये जो भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जैसे एटीपी हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, इसके साथ एक और डोमेन अटैच होता है, इसको हम फॉर्म होती है रेगुलेटरी डोमेन, जो क्या करेगा, रेगुलेशन करवाएगा डोमेन। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, मेम्ब्रेन है पूरी, ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और आपके पास क्या बना दिया, ट्रांस मेम्ब्रेन। अब ये जो आरटी डोमेन है वो क्या होता है, ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ फिर से अटैच होता है। ठीक है, मतलब टोटल 12 होते हैं ना, हमने क्या पढ़ा कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है उसमें कितने हेलिक्स होते हैं, 12 होते हैं। तो इसके जो 12 हेलिक्स होते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1 और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में भी 6 हैं। ठीक है, और फर्दर ये सारा स्ट्रक्चर अटैच है, एक ही स्ट्रक्चर है ये सारा। ठीक है, उसके साथ क्या होंगे, उसके पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स होंगी, रेगुलेटरी डोमेन होंगे, प्लस फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रांस डोमेन 2 आ जाएगा। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2। अब जो इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 6 हमारे पास हेलिक्स बनेंगे, 6 इसमें टोटल कितने हो गए, 12, 1 2 3 4 5 और 6। इतनी बात समझ आई? ये मेरे पास CFTR का स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है। क्लोराइड आयन को क्या करवाएगा, ये शिफ्ट करवाएगा, ठीक है। और किसके अंडर आ रहा है हमारे पास, किसके अंडर आ रहा है, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंडर आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, एबीसी ट्रांसपोर्टर जी यूज करेगा किसका, एटीपी का। किसको बाइंड कर लेगा, ये एटीपी को बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे बाइंड करता है, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे इसको ही आगे को एक्सप्लेन करूँ मैं। ये होगी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर एक्सोप्लाज्म है, आपको पता है, अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर एक्सोप्लाज्म है। नहीं लिख रही हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ ना। ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे पास जो CFTR है, इसको हम क्या बोलेंगे, जब ये पूरा डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग मतलब पूरा क्लोज है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि अभी मेरे पास CFTR कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखो जब ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, अब यहाँ पे जो मेरे पास NBD1 है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है, वो किसके साथ, उसने पहले किसका हाथ पकड़ा है, यहाँ पे देखो मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है, जब तक मेरे पास ATP नहीं है तब तक मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग किसके साथ अटैच है, इसने हाथ पकड़ लिया है किसका, RD का, रेगुलेटरी डोमेन को पकड़ रखा है। मतलब इसकी जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ कौन अटैच है, रेगुलेटरी डोमेन अटैच है, ठीक है। अब देखो मान लो हम क्या बात करते हैं कि मेरे पास ATP आ जाती है, ये मेरे पास हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया मेरे पास TMD1, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1 के पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1 प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस डोमेन के पास कौन अटैच हो गया, हमारी ATP बाइंड कर गई इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही किसके साथ बाइंड होता है, मतलब इसके दो हाथ हैं, एक हाथ के साथ किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये TMD के साथ, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के साथ बाइंड हो रहा है। दूसरे हाथ के साथ ये किससे बाइंड होता है, रेगुलेटरी डोमेन से। अब हमने क्या किया, रेगुलेटरी डोमेन का हाथ छुड़ा दिया और इसको किसने पकड़ लिया, ATP ने पकड़ लिया, ठीक है। तो हाथ पकड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसने क्या किया, ATP का यूज कर लिया, किसके साथ बाइंड कर गया, ये ATP के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये ATP के साथ बाइंड करा तो मेरे पास क्या हो गया, जो रेगुलेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2 है, 1 2 3 5 और 6, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, RD लगा हुआ है, RD मतलब रेगुलेटरी डोमेन। क्या बन गया, अभी यहाँ पे एक चैनल बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, CFTR ओपन। अब इस चैनल से क्या होते हैं, जो क्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, इजीली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ये क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, किसका यूज करके, ATP का यूज करके। समझ आई बात है, ठीक है। मतलब मैम जो रेगुलेटरी डोमेन है उनको ब्रेक करके ही क्लोराइड आयन एंटर होगा, तो इसके लिए हमें ATP चाहिए इसमें। हाँ, कि मेरे पास ये क्या बोल रहा है कि मेरे को ATP से बाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं क्या करवा सकती हूँ, ट्रांसपोर्ट किसी भी मॉलिक्यूल का। हमने क्या बोला कि वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी का हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं किसी का भी, पर क्या चाहिए हमें, ATP यूज करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ATP के साथ बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में क्या करता है, ये जो आपके पास RD है वो क्या करता है आपके पास, ये भी ATP का यूज कर देता है, ठीक है। तो किसी के साथ, इसका हाथ है, इसका हाथ है, इन दोनों के हाथ में हमने क्या पकड़ा दी, ATP पकड़ा दी, तो इन्होंने क्या किया, अपना बॉन्ड तोड़ दिया और अपने ATP के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब क्लोराइड का क्या करवा देंगे, शिफ्ट करवा देंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन, कि हम जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन है उसके इर्द गिर्द मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। अब हमने क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम किसका यूज कर रहे हैं, ATP का यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे किसी चीज की कंसंट्रेशन लो होगी उसको कहाँ मूव कर देंगे भाई, लो से हाई में कर देंगे, मतलब जहाँ पे कम है उसको और कम कर रहे हैं और जहाँ पे ज्यादा है उसको और ज्यादा कर रहे हैं। समझ आई बात है,
ठीक है। तो इसको एटीपी बाइंडिंग क्यों बोला, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड कर जाता है, एटीपी के साथ बाइंड कर जाता है। और ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे इसने किसका ट्रांसपोर्ट करवा दिया, एमडीआर में, ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे इसने ड्रग का ट्रांसपोर्ट करवा दिया बाहर को, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई बायो मॉलिक्यूल है, कोई ड्रग है, कोई अमाइनो एसिड है, तो सबके लिए क्या करता है, ये सबको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करवा देता है। कौन, आपके पास एबीसी ट्रांसपोर्टर। समझ आया? यस सर। ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी फिगर भी होगा, बेस्ट ट्रायंगल होगी, रेक्टेंगल होगी, क्वाड्रेट कोई भी होगा, तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। जो आपके पास CFTR है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे लिखती हूँ म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंज इन CFTR, ठीक है। अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, और उस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल देते हैं, या सिस्टिस फाइब्रोसिस। मेरे बात है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल है, ठीक है। तो कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसको हम CF बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इज एन इनहेरिटेड जेनेटिक, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेड बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, डिफेक्टिव CFTR जीन की वजह से। तो हमारे पास कई बार पूछा जाता है कि आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस किसकी वजह से होता है, तो ये होता है डिफेक्टिव CFTR की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, थिक और स्टिकी म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा, जो क्या करेगा, हमारी लंग्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है हमारी लंग्स को, ठीक है। थिक और स्टिकी म्यूकस बन जाएगा, म्यूकस सिक्रेट होने लग जाएगा, ठीक है, म्यूकस CUS, ठीक है। थिक एंड स्टिकी म्यूकस बिल्डअप, ठीक है, जो क्या करेगा, डैमेज कर देगा, बिल्डअप दैट डैमेज द लंग्स, हमारे लंग्स को डैमेज करेगा, DS मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा एंड अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। समझ आई बात है? ठीक है, यस मैम। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जो आपके पास CFTR जीन है वो क्या कर जाएगी, जब उसमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, तो क्या करती है, उसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो लंग की सेल होगी, कोई भी जहाँ पे ऑर्गन है, तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। देखो ये आपके पास, मैंने क्या बोला, आपके पास CFTR क्या कर रहा है, ABC ट्रांसपोर्टर है ना, तो ABC ट्रांसपोर्टर है, तो देखो हमने क्या बोला, जो ABC ट्रांसपोर्टर है वो क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में काम करता है। यही बोला हमने कि दे कैन ट्रांसपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको क्या करवा देगा, इजिली ट्रांसपोर्ट करवा देगा, सोडियम हो, पोटाशियम हो, अमाइनो एसिड हो, बाई मॉलिक्यूल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कोई ड्रग हो, सबको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई, ठीक है। अब जब क्या होगा, तो हमारी बॉडी में क्या करेगा,
एंड जब CFTR डिफेक्टिव हो जाएगा तो इसकी रेगुलेशन नहीं हो पाएगी, है ना। इसको नहीं लगेगा पता कब मैंने ओपन होना है, कब मैंने क्लोज होना है। तो जब इसकी रेगुलेशन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा ये, ठीक है, इरेगुलर, बहुत ज्यादा यूज करेगा ATP का फालतू में ही, ठीक है, जिससे क्या करेगा ये बहुत ज्यादा सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा बिना मतलब का, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सिक्रीशन होगी उसको क्या बना देगा, ये थिक और स्टिकी बना देगा, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ लिया आपके पास, एक है हमारे पास ABC ट्रांसपोर्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो ABC जो आपके पास ट्रांसपोर्टर है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं लोकेशन बता देती हूँ, बाकी हम करते हैं कल। ABC जो आपके पास सुपर फैमिली बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तो आपने इसके 2 एग्जांपल रखने हैं, MRD1 याद रखना है, CFTR याद रखना है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है आपके पास बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो किसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवा देगा, शुगर को ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ठीक है, पेप्टाइड को, एंड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल हो छोटा मॉलिक्यूल हो सबको क्या करवा देता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा देता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा मेरे पास कि जो आपके पास मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैमल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें भी मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ABC ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, कौन सा मूवमेंट पढ़ा है जिसमें ABC का यूज किया हमने, पहले हमने 2 आपके पास क्या पढ़ा था, हमने जो लिपिड की जो हमारी लिपिड थी, लिपिड की मूवमेंट पढ़ी थी, जिसमें हमने एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पढ़ी थी, याद है आपको? यस मैम। तो हमने कौन सी मूवमेंट में ABC ट्रांसपोर्टर की बात करी थी, फ्लिप में कि फ्लॉप में? फ्लॉप मूवमेंट में हम किसका यूज करते हैं, ABC ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। तो हमारी जो मैमेलियन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें भी मेरे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, ABC ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहेगा, जो क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा मेरे पास किसका, फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, मतलब वैरायटी, ठीक है, एक चीज को नहीं बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास, कोई ड्रग हो गया उसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ठीक है, मेरे पास कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवा देगा, सारी चीजों को क्या कर देता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा देता है, और अदर मॉलिक्यूल्स को क्या करवा देगा, ये ट्रांसपोर्ट करवा देगा। समझ आई बात है, ठीक है। ABC ट्रांसपोर्टर वाइड वैरायटी, जो आपके पास वाइड रेंज है उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, प्लस ये क्या करेगा, बेसिकली इसमें क्या होते हैं 12 अल्फा हेलिक्स होते हैं, ये याद रखना है, और ये किसी भी वैरायटी के, और ये क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो ATP के साथ बाइंड करेगा, मतलब डायरेक्ट ATP का यूज कर रहा है, और क्या हो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा दे रहा है उसको। क्लियर है इतना, ठीक है। यस। हमारे पास कल हम पढ़ेंगे आपके पास F के बारे में, F ट्रांसपोर्टर और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा वो बताना है, जो आपके पास हमने फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था ना, P टाइप पंप के बारे में पढ़ा था, तो उसका एक इनहिबिटर होता है, ठीक है, जिसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपको फिर कल हमारा